हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज से हम इस चैनल पर बिहार लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के समान अध्ययन पेपर 1 के कला एवं संस्कृति टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक चित्रकला से संबंधित है और वह है पटना कलम चित्रकला शैली। तो चलिए देखते हैं पटना कलम चित्रकला शैली के बारे में। पटना कलम चित्रकला शैली, इनकी एक चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पे। पटना कलम चित्रकला शैली जो आज पटना संग्रहालय, जालान संग्रहालय जो कि पटना सिटी में है, चैतन्य पुस्तकालय जो कि गायघाट, खुदा बख्श लाइब्रेरी, ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना, राष्ट्रीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल एवं बिहार के समृद्ध परिवारों के अलावा विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ पे है? वो है लंदन में सुरक्षित है। वह न सिर्फ एक चित्र है बल्कि वह हमारे बिहार की जीवन शैली और पटना कलाम चित्रकला के स्वर्णिम दिनों को भी बतलाता है। अब इसकी पृष्ठभूमि हम देखते हैं। पहले जहांगीर जो कि चित्रकला के लिए मशहूर था, लेकिन जब मुगल वंश में शाहजहां आया तो उसने स्थापत्य कला पे जोर दिया। तो सबसे ज़्यादा क्षति किससे पहुंची? चित्रकला को। और जब औरंगजेब सत्ता पर बैठा तो वो तो युद्धप्रस्त था, वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में युद्ध करता रहा है, जिस कारण से उसने कला और संस्कृति पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। इसके बाद जब मुगल वंश का पतन हुआ तो ये कलाकार, इसके अलावा सिर्फ चित्रकार ही नहीं, अन्य कलाकार भी अपने जीविकोपार्जन के लिए देश के अन्य भागों में गए। जैसे हम चित्रकारों के बारे में देखते हैं, जैसे उत्तर में ये मुगल वंश हुआ तो इसके उत्तर में गए जैसे बसौली, कांगड़ा, पहाड़ी, गढ़वाली, मंडी, चंबा, कुल्लू, जम्मू। जबकि राजस्थान में एक टोली गई, उसका नाम है उदयपुर टोली। इसके अलावा यूपी में मथुरा, फैजाबाद और वाराणसी। और जो तीसरी टोली गई वो कहाँ गई? बंगाल के मुर्शिदाबाद में। अब वहाँ का नवाब था कौन? मीर जाफर जो कि बहुत बड़ा कला प्रेमी था। ये वही मीर जाफर है जिसे हम इतिहास में प्लासी और बक्सर के समय पढ़ते हैं। आगे हम इतिहास में भी इस पर विशेष से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी चित्र के बारे में देखते हैं। वो क्या था? एक कला प्रेमी था। अतः जो पलायित चित्रकार की टोलियां थी उन्हें पूर्व में इससे सुरक्षित और अनुकूल स्थान नहीं हो सकता था, क्योंकि वह मुगल वंश से पलायित हो गए। क्योंकि मुगल वंश में कोई कला पे ध्यान देने वाला नवाब अब नहीं बचा था। नवाब मीर जाफर ने इन चित्तौरों को एक बालूचक नामक स्थान है, वही कलकत्ता में ही है, वहाँ पे इन्होंने इसे बसाया। जिसके बाद इन चित्तौरों की जो स्थिति फिर से सुधरने लगी। बंगाल उस समय व्यापार का भी सबसे बड़ा केंद्र था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ अपना डेरा लगाए हुई थी। हाँ, तो अभी जो चित्तौर थे यानी चित्रकारों की जो टोलियाँ थी वह न सिर्फ नवाब के लिए और आम लोगों के लिए चित्र बनाती थी, बल्कि अंग्रेजों की रुचि के अनुसार भी चित्र बनाते थे। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद जिस प्रकार से कि मीर जाफर की सत्ता परिवर्तन हुई, उसके बाद इस पे और ये समस्या आने लगी। जैसे कालांतर में राजनीतिक समीकरण बदल गया, जिसका प्रभाव इन चित्रकारों पर भी पड़ा। अर्थात नवाब मीर जाफर के बाद उनका पुत्र जो मीरान गद्दी पर बैठा, इसकी कला में कोई रुचि नहीं थी। अतः इन चित्रकारों को पुनः विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। पहले वो कहाँ से आए? मुगल से। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद। अब यहाँ मुर्शिदाबाद का जो नवाब है उसे भी अंग्रेज, यहाँ पे आप स्थिति इतिहास में क्या हुआ सबको पता है, उसे हम इतिहास के चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद जब वो पलायित हुए तो पटना उन दिनों काफ़ी समृद्ध नगर था। यहाँ सूती वस्त्र,
नील, अफीम, शक्कर और सोरा के अलावा मसालों का खूब व्यापार होता था। फलते फूलते व्यापार के चलते पटना में डचों, फ्रांसीसियों एवं पुर्तगाली व्यापारियों का यहाँ पे सदा डेरा लगा रहता था। अब जहाँ व्यापार होंगे वहाँ तो व्यापारी आएंगे ही। मुर्शिदाबाद के इन कलाकारों के लिए पटना एक उपयुक्त स्थान लगा। अतः ये जो चित्रकार थे सन 1760 में मुर्शिदाबाद से कहाँ आ गए? पटना में। अब पटना में ये मछरहट्टा, जो कि पटना सिटी के मछरहट्टा, लोधी कटरा चौक, दीवान मोहल्ला में आकर बस गए। और ये चित्रकार यहाँ के नवाब, राजाओं, जमींदारों, अधिकारियों और सेनाओं की रुचियों के अनुरूप चित्र बनाने लगे। यानी कि वे काम जो वो मुर्शिदाबाद में करते थे वही अब पटना में भी करने लगे। देखिए, पटना के समय एक दानापुर है, जो कि आज भी सैनिक छावनी हुआ करती है और कल भी थी। देखिए, पटना के समय दानापुर में सैनिक छावनी हुआ करती थी, जो आज बिहार रेजिमेंट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के जो स्थानीय नवाब थे, इसके अलावा जमींदार और सैनिक काफ़ी कला प्रेमी थे, जो कि इन चित्रकारों के लिए वरदान से कम नहीं था। पटना चित्रकला शैली की जो उत्पत्ति हुई है वह हुई है पर्शियन से, ये पर्शियन चित्र है, मुगल से, ये मुगल शैली, और ब्रितानी, ये देखिए ब्रितानी शैली के चित्र, यानी कि इनके सुमेल से कौन सा चित्र बना? पटना कलम शैली। जिस कारण अब चूंकि इनके मेल से बना तो इनका प्रभाव तो आप देख सकते हैं। ये इन चित्रों के मुगल शैली के रंगों, रेखाओं तथा कंपनी शैली की ब्रितानी शैली की प्रकाश स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह शैली पटना में न सिर्फ पल्लवित हुई बल्कि पटना कलम शैली के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। अब हम इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं। पटना कलम चित्रकला के चित्रों की जो पृष्ठभूमि अधिकतर सादा है। ये देखिए, ये जो बैक का जो बैकग्राउंड है वो देखिए पूरी तरह से सादा है, किसी चित्र में भी, है ना। जबकि यहाँ मुगल में देखिए पूरी तरह से जड़ी हुई, मोतियों से, हीरो से और भी पत्थरों, मतलब महंगे पत्थरों से जड़ी हुई है। क्या है? सादा है। जबकि मुगल चित्रों की पृष्ठभूमि एवं बॉर्डर नक्काशीदार प्रधान होती है। ये देखिए बॉर्डर जो है कितने नक्काशी किए हुए हैं, जबकि इन चित्रों में आप देख सकते हैं कि उसका अभाव है। लेकिन पटना चित्रकला शैली में भले ही बॉर्डर का अभाव हो, यानी कि बॉर्डर ना हो, लेकिन उनके जो चित्र होते थे वह विषय प्रधान होते थे। ऐसे देखिए, बाजार में हाट लगाई हुई महिला, कोई अपने सब्जी बेचते हुए, कोई अपने मतलब वस्तुओं को बेचते हुए। क्योंकि इस चित्रकला के व्यावसायिक दृष्टि से चित्रों का निर्माण किया जाता था, इसलिए कुछ विशेषज्ञों ने इसे फिरका एवं बाजार शैली भी कहा। विश्व के, ये जो बहुत बड़ी बात थी कि विश्व के ललित कलाओं के इतिहास में यह पहली घटना थी जब राजाओं, नवाबों, राज दरबारों एवं हरम से इतर आम जनजीवन पर आधारित पटना कलम चित्रकला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही थी। यानी वह शासन जो कि राजाओं, नवाबों, राज दरबारों एवं हरम के लिए मशहूर था, उसमें आम जनजीवन पर आधारित चित्र अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही थी। इन चित्रों को देखकर इन्हें जन कला कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन चित्रों को देखकर हम कह सकते हैं पूरी तरह से जन कला थी, क्योंकि इसमें चित्र बनाने वाला और उसमें चित्रित होने वाला दोनों क्या था? आम लोग थे, आम लोग। इन चित्रों के माध्यम से तत्कालीन आम परिवेश, परिधान, रहन सहन, जीवन यापन, तीज त्योहारों और पशु पक्षियों के अंदाज को सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे देखिए, भांति या धौकनी चलाता लोहार, तिलंगी बनाने वाला, मछली बेचने वाली महिला, बाल बनाता नाई, पानी ले जाता भिश्ती, ढोलकिया, ठठेरे, विवाह मेलों,
त्योहारों, नाचने वाले हाट बाजारों जैसे जन विषयी चित्र इसे अन्य शैलियों से भिन्न और विशिष्ट बनाते हैं। ये देखिए, जहाँ वो मुगल शैली नक्काशीदार चित्र थे उसमें देखिए ये समान चित्र है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। देखिए ये सभी आम जनजीवन से संबंधित है, जबकि मुगल काल के राज दरबारों से संबंधित होते थे। और ये जैसा कि बताया गया, इन चित्रों में पृष्ठभूमि का अभाव होता था। ऐसा इसलिए होता था जैसे कि पृष्ठभूमि बना दिया और उसमें नक्काशीदार किया, तो लोगों का ध्यान मुख्य विषय के अलावा उनका कहाँ जाएगा, इन नक्काशियों पर। जबकि जो पटना कलम चित्रकला है उसमें जो मुख्य विषय पर ज़्यादा जोर देने के लिए उनमें नक्काशीदार का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए ऐसा इसलिए होता था ताकि चित्र का अवलोकन करने वाले कला प्रेमी केवल चित्रित विषयों पर ही केंद्रित रहे। अब आगे विशेषता और देखते हैं। पटना कलम के चित्र मुख्य रूप से कागज, अभ्रक, हाथीदांत, सिल्क और तांत के कपड़ों पर मिलते हैं। जो चित्र कागज पर सृजित हुए हैं वे बांस के कागज पर बनाए जाते थे, यानी जो कागज पर सृजित हुए किसके, बांस के कागज से बनाए जाते थे। और जो कागज मंगाए जाते थे वो नेपाल से भी मंगाए जाते थे। तूतिया मिश्रित, तूतिया जो होता है ब्लू स्टोन होता है, तूतिया मिश्रित मैदे के लाई से इन्हें एक के ऊपर एक चिपकाया जाता है। मतलब जो कागज बनाया जा रहा है उसको मोटा करने के लिए एक के ऊपर इस तरह से लेयर बनाया और उसको कॉर्नेलियन के पत्थर से घिसकर चिकना किया जाता था ताकि चित्र आसानी से उकेरा जा सके। इसके अलावा इस शैली के जो चित्र अभ्रक से बने मिले हैं उनमें अभ्रक की पतली परत जो पारदर्शी हुआ करती है उसे समुद्री झाग के माध्यम से इसकी सतह को रुखड़ा किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जल रंगों को आसानी से चढ़ाया जा सके। इन चित्रों को प्रकाश के साथ देखने पर अलग और अद्भुत आनंद होता है। अब जो अभ्रक के चित्र बनाए जाते थे वो प्रकाश में चमकीले प्रतीत होते थे, जिस कारण से यह काफ़ी आनंदित लगता था। खासकर इनका प्रयोग होता था ताजिया एवं घरों को सजाने में किया जाता था। अब जो हाथी दांत पर चित्र बनाए गए हैं उसको विशेषकर अंग्रेजों के लिए बनाया जाता था, क्योंकि वे अपने कोटों में इसे ब्रॉच के रूप में लगाते थे। आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोट में यहाँ पर इस तरह से ब्रॉच लगाया जाता है। कुछ चित्र सिल्क, तांत पर बनाया जाता था जिनमें कपड़ों के ऊपर अंडे की जर्दी या चावल की मार में तूतिया क्या है, ब्लू स्टोन मिलाकर लेप चढ़ाया जाता था। इसके बाद इसे अकीक यानी कि कॉर्नेलिन से घिसकर चिकना किया जाता था और उस पर चित्र बनाया जाता था। चित्रों के समान इनकी तुलिका यानी कि जो ब्रश होती थी का निर्माण ये स्वयं करते थे। इसके लिए गिलहरी एवं घोड़ों के गर्दन के बाल को पानी में उबालकर उसे नरम करके कबूतर या फिर चील या फिर अन्य कई पक्षियों के जो पंख के ठंडल होते थे उसमें इसे घुसाकर या फिर लपेट करके ब्रश बनाते थे, जो कि अलग अलग मोटाई की होती थी। रंगों का निर्माण भी ये स्वयं करते थे। ज़्यादातर जो रंग बनते थे वो खनिज एवं प्राकृतिक माध्यम से बनाए जाते थे, जैसे फूल, फल एवं वृक्ष की छालों के रस से बनाए जाते थे। हरताल जो पत्थर था, हरताल पत्थर, उससे पीला रंग प्राप्त करते थे। नीले पत्थर से नीला रंग, गेरू मिट्टी से लाल रंग, तेल के दीपक से पुलिया से काला रंग, जो आज भी गाँवों में काजल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सीख को जलाकर सफ़ेद रंग प्राप्त किया जाता था। चटकदार पीला रंग बनाने के लिए गाय को हल्दी खिलाया जाता था तथा उसके मूत्र को कई दिनों तक रखा जाता था, जिससे हल्दी निचली सतह पर बैठ जाता था। फिर उसे महीन कपड़ों में छानकर
उसे बबूल की गोंद मिलाकर उसे जमा लिया जाता था। यानी कि जो गौमूत्र में निचली सतह पर हल्दी बैठ जाते थे, उसे क्या करते थे, बबूल की गोंद मिला करके जमा लेते थे और उसे पीस करके चटकदार पीला रंग तैयार किया जाता था। अब देखते हैं हम पटना कलम के जो प्रचलित रंग है उनके कुछ नाम। जैसे ग्रे को वो फक्तई कहते थे, इसके अलावा पीला को हरताल एवं प्योरी, हरा को हरा माटा, लाल को गेरुआ, सोनौली को हरकारी। इन रंगों का जो निर्माण किया जाता था वो प्रायः बरसात के माह में किया, क्योंकि मौसम में धूलकण की मात्रा जो होती थी कम हो जाती थी। गर्मी के दिनों में चित्रों का रेखांकन पूरा हो जाने पर, मानी जो चित्र बनाए जाते थे उस पर आउटलाइन, जिसे हम कह सकते हैं, मान लीजिए आउटलाइन है, आउटलाइन बनाने के बाद बकरी के दूध से स्प्रे किया जाता था, क्योंकि बकरी का दूध सफ़ेद होता है, काफ़ी सफ़ेद होता है, इस कारण से बकरी के दूध का इस्तेमाल किए जाते थे। अब चित्रों में रंग भरने का जो काम किया जाता था वो सर्दियों में किया जाता था, यानी कि बरसात में रंगों को बनाया जाता था बरसात में। फिर गर्मी में क्या किया जाता था, दूध से स्प्रे किया जाता था, और जो रंग भरने का काम किया जाता था वह सर्दियों में। इस प्रकार चित्रकार सालों भर चित्रों के सृजन प्रक्रिया में जुटे रहते थे। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से पटना कलम चित्रकला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। 1861 में अंग्रेज व्यापारी और उच्च स्तर के कला प्रेमी थे चार्ल्स डी आइली, जिन्होंने गुलजार बाग में लिथो प्रेस की स्थापना की। यहाँ पटना कलम की प्रतिकृति यानी कि प्रिंटिंग की छपाई होने लगी। उल्लेखनीय है कि यह जो बिहार का पहला लिथो प्रेस भी था। कौन? गुलजार बाग का लिथो प्रेस। यद्यपि लिथो प्रेस ने पटना कलम चित्रकला का विदेशी मांग को सहजता से पूरा किया, लेकिन हम आगे देखेंगे यही लिथो प्रेस किस प्रकार पटना कलम का पतन का भी कारण बना। हम पतन के कारणों को देखते हैं। पहला है चित्रों की पुनरावृत्ति होने लगी। कैसे? लिथो प्रेस की स्थापना से चित्रों की जो है पुनरावृत्ति मतलब प्रिंटिंग होने लगा, जिस कारण से तकनीकी विकास अवरुद्ध होने लगा, क्योंकि ज़्यादा मांग है तो कलाकार मांगों को पूरा करने पर ज़्यादा जोर देने लगे। इसके लिए लिथो प्रेस का सहारा लगा, जैसे कि बताया, और तस्वीरों में आई कमियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जबकि इसी काल में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का उदय हो रहा था, यानी कि जो चित्रकार थे वो मांग को तो पूरा करते चले गए। किसके सहायता से? लिथो प्रेस की सहायता से। लेकिन जो चित्रों में अब जो हाथ से चित्र बनाया तो उनको पता होता है ना कि कहाँ पे क्या कमियां हैं, कैसे उसे सुधारना है, तो धीरे धीरे वो तकनीक विकास होते चला जाता है। जबकि जो प्रिंटिंग होते हैं वो तो ये नहीं देखता ना कि कौन सी तस्वीर है, वो तो बस प्रिंट करता है बस। तो इस कारण से ये मांग को पूरा करते चले गए, लेकिन तकनीकी विकास पर ज़्यादा जोर नहीं दिए, जो कि पतन का एक बहुत बड़ा कारण बना। नेक्स्ट है कैमरों के आविष्कार ने इस पर तो और प्रतिकूल असर डाला, क्योंकि अब ये सामान्य जीवन के चित्र को बतलाते थे यानी बनाते थे, जैसे कि ढोलक बजाता हुआ व्यक्ति, बाल काटता नाई, सब्जी ले जाती महिला, पशु पक्षी। तो अब ये जब कैमरे आ गए तो इन तस्वीरों को तो कैमरे में आसानी से कैद किया जा सकता, फिर ये चित्रों की क्या आवश्यकता थी। तो कैमरों के आविष्कार ने इस पर काफ़ी प्रतिकूल असर डाला। इसके अलावा प्रसिद्ध चित्रकारों का निधन भी हो गया और आज़ादी के बाद राज्य सरकार द्वारा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद पटना की धरती पर हमारे जो अंतिम मशहूर चित्रकार थे, स्वर्गीय चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद यह शैली अपनी ही भूमि पर धराशायी हो गई। यानी पटना की धरती पर जन्मा पटना कलम शैली ने अपने स्वर्णिम काल को भी देखा, हमने देखा किस प्रकार से, और अपने उत्कर्ष की गाथा भी लिखी। किंतु 1760 से 1950 तक फली फूली इस शैली के अंतिम चित्रकार स्वर्गीय चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा के 1949 में निधन के बाद
यह शैली अपनी ही भूमि पर क्या हुई, धराशायी हो गई। यह प्रश्न जैसे कि बताया 63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। पटना कलम शैली की मुख्य विशेषताओं को बताएं। आप इस जैसा कि मैंने पढ़ाया आपको टॉपिक, इसके माध्यम से आप इनके अन्य प्रश्नों को भी उत्तर दे सकते हैं। हम कुछ सुझाव भी दे सकते हैं कि आखिर इस कला को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। पहला हो सकता है समकालीन कलाकारों को इसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार को मधुबनी चित्रकला की इस तरह से बढ़ावा देना, जैसे जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस सड़क के किनारे और रेलवे स्टेशनों पर मधुबनी चित्रकला को राज्य सरकार द्वारा काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा, लेकिन उस प्रकार से पटना चित्रकला को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। तो क्या राज्य सरकार को यह नहीं करना चाहिए कि पटना कलम चित्रकला को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा वैश्वीकरण के इस युग में हम अपने स्वर्णिम इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए कई पत्रकारों ने सवाल भी उठाए थे और उन्होंने मांग भी की कि पटना कलम को फिर से मतलब पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि यह हमारे बिहार के सबसे महत्वपूर्ण धरोहरों में शामिल है। तो इस टॉपिक में इतना ही है और हम नेक्स्ट टॉपिक आपको कला से संबंधित ही बताएंगे फिलहाल। उसके बाद हम धीरे धीरे अन्य टॉपिक को भी शामिल करते चले जाएंगे। तो बने रहिए इस चैनल के माध्यम से और देखते रहिए क्रैक प्रथम। थैंक यू वेरी मच।